हेलो दोस्तों, मैं नाम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है वह है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत के बारे में या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन एच ब्रेदी तथा आई बेन ब्लैक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम साल 1929 तथा 1932 में किया था। आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किए जाने के कारण इसे क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी कहा जाता है। अर्थात इसमें हम आयनिक क्रिस्टलों का अध्ययन करते हैं या प्रतिपादन करते हैं, जिसके फलस्वरूप से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मुख्य रूप से केंद्र धातु आयन अर्थात सेंट्रल मैटर आयन के डी ऑर्बिटल तथा इसके चारों ओर उपस्थित लिगेंडों के बीच में रिलेशन को प्रदर्शित करती है। जैसे कि माने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के केंद्र में एक सेंट्रल मैटर आयन है जिसमें पॉजिटिव साइन है और इसके चारों ओर चार लिगेंड उपस्थित है जिन पर ऋणात्मक साइन उपस्थित है, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है वह मुख्य रूप से केंद्र धातु आयन अर्थात सेंट्रल मैटर आयन के डी ऑर्बिटल तथा इसके चारों ओर उपस्थित लिगेंडों के बीच में रिलेशन को प्रदर्शित करती है। सेंट्रल मैटर आयन जो होते हैं उनके जो 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वह इक्वल होती है। अतः यहाँ पर जो सेंट्रल मैटर आयन है और इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी समान होती है, जो कि ये 5 डी ऑर्बिटल है जिसमें कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं। जब लिगेंड जो होता है वह सेंट्रल मैटर आयन के पास पहुंचता है तो लिगेंड के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वह डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और डी ऑर्बिटल की जब एनर्जी बढ़ जाती है तो समान एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल विभिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटलों के ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं अर्थात डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जब लिगेंड जो होते हैं वह सेंट्रल मैटर आयन की तरफ आते हैं तो तब क्या होता है कि जो सेंट्रल मैटर आयन के डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रतिकर्षित होने लगते हैं लिगेंडों के कारण, जिसके फलस्वरूप सेंट्रल मैटर आयन के डी ऑर्बिटलों की एनर्जी बढ़ जाती है। और ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें कि सेंट्रल मैटर आयन की जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी समान है और जब वह लिगेंडों के द्वारा प्रतिकर्षित होने लगते हैं उनके इलेक्ट्रॉन तो तब सेंट्रल मैटर आयन की डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वह बढ़ जाती है। ये सेकंड स्टेज में चले गए जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब इनकी समान एनर्जी वाले डी ऑर्बिटलों की एनर्जी बढ़ जाती है तो तभी आप विभिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटलों के ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं, जो कि एक ये ई जी ऑर्बिटल और दूसरा है T2G ऑर्बिटल। और EG ऑर्बिटल में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है और यहाँ डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी एक्स जेड है। और इसमें जो EG ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी अधिक होती है और T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी में अंतर होता है उसे डेल्टा नॉट या 10dq से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में। सेंट्रल मैटर आयन की जब 5 समान एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल होते हैं, जब उनके निकट कोई लिगेंड पहुंचता है तो तब वह विभिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटलों के समूह में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जब लिगेंड सेंट्रल मैटर आयन के पास पहुँचते हैं तो समान एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल जो होते हैं वह विभिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। अब इनकी परिकल्पना के बारे में देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य परिकल्पनाएं। कॉम्प्लेक्स जो होता है अतः उसके निर्माण के समय प्रयुक्त जो लिगेंड होते हैं वह ऋणात्मक साइन वाले जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि हो सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं जैसे कि NH3H2O। एक कॉम्प्लेक्स जो होता है वह केंद्र धातु आयन तथा इसके चारों ओर उपस्थित लिगेंडों का ग्रुप होता है। जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वह सेंट्रल मैटर आयन में उपस्थित धातु तथा इसके चारों ओर उपस्थित लिगेंडों का एक ग्रुप होता है। कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय लिगेंड अपने ऋणात्मक सिरे से सेंट्रल मैटर आयन की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय जो लिगेंड होते हैं वो अपने ऋणात्मक सिरे की सहायता से सेंट्रल मैटर आयन की ओर अग्रसर होते हैं। लिगेंडों के केंद्र धातु आयन की ओर अग्रसर होने के कारण सेंट्रल मैटर आयन के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाने पर वह डी ऑर्बिटल जो होते हैं वह विभिन्न एनर्जी वाले ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं अर्थात विभाजित हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत जरूर समझ में आया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक विपाटन या डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में।
वहाँ एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है Ml6N+ आयन। इसके जो सेंटर मेटल आयन है इसके चारों ओर 6 लिगेंड के द्वारा यह घिरा हुआ है। अर्थात इसमें जो केंद्रीय धातु आयन है वह चारों ओर से 6 लिगेंडों के द्वारा घिरा हुआ है। अर्थात इसमें कॉम्प्लेक्स है Ml6 और N+ आयन, और इसका जो सेंटर मेटल आयन है यह चारों ओर से 6 लिगेंडों के द्वारा घिरा हुआ है। और इनके जो सभी 6 लिगेंड है वह X, Y और Z अक्षों पर उपस्थित है। अर्थात सेंटर मेटल आयन की चारों ओर 6 लिगेंड X, Y, Z अक्षों पर उपस्थित है। एक X अक्षीय और Y अक्षीय और ये Z अक्ष है, जो कि जिसमें कि जो ये लिगेंड है या सेंटर मेटल आयन की चारों ओर 3 अक्षों पर उपस्थित है। जब ये लिगेंड सेंटर मेटल आयन की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात जब ये लिगेंड केंद्र धातु आयन की ओर आते हैं तो यह ऋणात्मक साइड की तरफ से केंद्र धातु आयन की ओर आते हैं। जैसे कि सेंटर मेटल आयन में उपस्थित डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण होने लगता है, और इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। अर्थात डी ऑर्बिटल में एनर्जी की वृद्धि होने के कारण T2g ऑर्बिटल की अपेक्षा Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण अधिक हो जाता है, जिससे कि इस कारण डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब जो लिगेंड होता है वह सेंटर मेटल आयन की ओर आता है तो सेंटर मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वह बढ़ जाती है, क्योंकि सेंटर मेटल आयन के डी ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होने लगता है, जिससे कि डी ऑर्बिटलों की एनर्जी बढ़ जाती है। और जब इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो यह सेकंड स्टेज में चले जाते हैं, और जब डी ऑर्बिटल सेकंड स्टेज में चले जाते हैं तो तब समान एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल विभिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटलों के ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं, जिसमें कि Eg ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी अधिक होती है और T2g ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, और इनके बीच में जो एनर्जी का अंतर होता है उसे डेल्टा नॉट या 10dq से प्रदर्शित करते हैं। और इस कारण डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। T2g तथा Eg ऑर्बिटल के मध्य एनर्जी के अंतर को डेल्टा नॉट या 10dq से प्रदर्शित करते हैं। यह एनर्जी में अंतर ऑर्बिटल पर लगने वाले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। T2g तथा Eg ऑर्बिटल में के मध्य एनर्जी का जो अंतर होता है वह डेल्टा Q तथा 10dq से प्रदर्शित करते हैं, और यह एनर्जी में अंतर जो होता है वो ऑर्बिटल पर लगने वाले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसी एनर्जी को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन की ऊर्जा या क्रिस्टलीय फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अष्टफलक के संकुलों के डी कक्षक विपाटन के बारे में जान गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।